हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आवेश के बारे में और हमने ये जाना था कि स्थिर विद्युत की क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आवेश के गुणों के बारे में। सबसे पहला जो आवेश का गुण है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश उपस्थित रहता है वो आवेश क्या होता है कि मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है या पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। इसके अनुसार आवेश के क्वांटमीकरण में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु के ऊपर, मतलब क्या कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होगा वो हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यहां पे हम समझेंगे कि मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश का मतलब होता है कि प्रकृति में कितना न्यूनतम संभव आवेश होगा उसी को हम मूल आवेश बोलते हैं। तो प्रकृति में जो संभव आवेश है, जो न्यूनतम है, वो एक इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में बराबर होगा, या हम सिंपल में बोलेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में बराबर होगा, ठीक है ना। तो वहीं से जो फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू प्लस माइनस Na, ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। तो मतलब क्या पता चल रहा है कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होगा हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा और यह भिन्नात्मक नहीं होता है। ये क्या हो सकता है? भिन्नात्मक का मतलब हो गया जैसे 2/3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस या 3/4 प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ऋणात्मक में नहीं होगा। ये जब भी होगा हमेशा पूर्ण गुणज कहने का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, 600 इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला आया है Q इक्वल टू प्लस माइनस, ये फॉर्मूला जो आता है यहाँ पे Q तो हो गया आवेश, कितना आवेश है किसी वस्तु के ऊपर। N जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो कि किसी के वस्तु के ऊपर आवेश आएगा तो हमेशा वहां पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तभी उसके ऊपर आवेश आएगा। और लास्ट वीडियो में हमने ये बात किया था कि जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है इसका मतलब कि वो धन आवेशित हो जाएगा, अगर जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो यहाँ आवेश आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना। तो ये जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना कोई भी वस्तु त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, ठीक है। और E जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। E का मतलब हो गया एक, हम इसको लिखेंगे आगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। और ये प्लस माइनस क्यों लिखा गया है? तो प्लस माइनस लिखा जाता है कि जब भी अगर कोई वस्तु मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसके ऊपर तो प्लस आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा। जो वस्तु ग्रहण करेगा उसके ऊपर 2 माइनस आएगा। अंतर क्या है कि परिमाण समान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा लेकिन साइन जो होगा अपोजिट होगा, एक के ऊपर प्लस आवेश दूसरे के ऊपर माइनस आवेश, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, ये तो हो गया क्लियर कि Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे आगे, कैसे पूछा जाएगा क्या कि कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो जिसका n अगर पॉजिटिव आया, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 1 2 3 जैसे नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होना चाहिए, तब जाके वो आवेश पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो आवेश संभव नहीं होगा। क्वेश्चन भी इसके ऊपर करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब इस फॉर्मूला में क्या है कि 3 टर्म है, 1 2 और 3। तो जनरली हमको इसके बारे में पता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, या तो ये नहीं क्वेश्चन में दिया होगा या तो ये कैलकुलेट करना रहेगा, या तो आवेश ज्ञात करना रहेगा नहीं तो n ज्ञात करना रहेगा। अगर मान लो कि n ज्ञात करना रहेगा तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Q/E। ऐसा समझना, ये हो गया क्लियर।
लेकिन एक अपवाद आता है। अपवाद में क्या है? क्वार्क। इसी में एक अपवाद आता है, क्वार्क। अपवाद हो गया क्वार्क। क्वार्क क्या है कि ये फ्रैक्शन हो सकता है प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्लस माइनस 3/4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो सकता है। अब क्वार्क क्या है? तो क्वार्क जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस छोटे छोटे कण के बने होते हैं उसी को क्वार्क बोला जाता है। जब वैज्ञानिक ने क्या किया कि प्रोटॉन को तोड़ा, तो तोड़ने के बाद वहां से क्वार्क मिला। क्लियर? जब क्वार्क को देखा गया कि ये फ्रैक्शन में हो सकता है प्लस माइनस 2, मतलब ये हो सकता है, तो इसीलिए अपवाद हो गया। है समझ में? तो ये मिला कहां से? तो ये प्रोटॉन को तोड़ने के बाद साइंटिस्ट को वहां से मिला है, उसको हम लोग क्वार्क बोलते हैं। तो बात करेंगे कि ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया आवेश का क्वांटमीकरण का। आप मेरे साथ क्या कीजिए, नोट भी बनाते जाइए, इससे आपको फायदा होगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे उसके साथ साथ क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जितना पॉसिबल ऑब्जेक्टिव होगा सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ क्या कीजिए, आप इसको नोट भी करते जाइए कहीं। ठीक है, तो अब ये तो पहला हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी जो है आवेश का योगात्मक गुण। दूसरा में हो गया आवेश का योगात्मक गुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या होता है भाई? पहले हम इसको समझा दे रहे हैं, फिर इसका हम स्टेटमेंट भी लिख देंगे। तो क्या है कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक वस्तु है, क्लियर, अब वस्तु के अलग अलग भाग में क्या है कि विभिन्न भागों में विभिन्न आवेश उपस्थित है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे +2 कूलम आवेश है, यहाँ पे -3 कूलम है, यहाँ पे +5 कूलम है, यहाँ पे -1 कूलम आवेश है। ठीक है, मतलब अलग अलग भागों में क्या है कि अलग अलग आवेश उपस्थित है। तो आवेश की योगात्मक गुण के अनुसार किसी भी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? इस वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यहाँ पे बोला गया है एक बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि अगर आवेश प्लस में है तो हम उसको प्लस में लेंगे, मतलब कि चिन्ह के साथ लेंगे। प्लस में है तो प्लस में लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर हम अगर निकालेंगे कुल आवेश कितना होगा भाई? कुल आवेश तो क्या करेंगे, जैसे 2 प्लस वाला को देखेंगे, यहाँ पे है 5 कूलम, 5 कूलम प्लस में, फिर उसके बाद 2 कूलम है प्लस में, उसके बाद -3 कूलम है, -1 कूलम है। तो सबको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 to 7 कूलम -4 कूलम, तो टोटल कितना आ गया? 3 कूलम आ गया। तो ये इस वस्तु के ऊपर कुल आवेश हो गया। ठीक है, इसके अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए हम फिर से उस एग्जांपल के लिए हम फोटो बना सकते हैं। जैसे एक वस्तु लेंगे, -2 कूलम +3 कूलम -1 कूलम +4 कूलम। ठीक है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश इक्वल टू हो जाएगा 4 कूलम +3 कूलम -1 कूलम -2 कूलम, ये हो गया 7 कूलम -3 कूलम इक्वल टू 4 कूलम। पॉजिटिव में आया। ठीक है, तो इसको हम फिर से समझ रहे हैं। आवेश के योगात्मक गुण के अनुसार किसी भी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश उपस्थित रहता है, ठीक है, कुल आवेश उपस्थित किसके बराबर होगा कि उस वस्तु के अलग अलग भागों में जो आवेश उपस्थित है उसके बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब हो गया कि उसके चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि को साइन के साथ लिया जाता है, चिन्ह के साथ लिया जाएगा। इसीलिए जैसे मान लेते हैं कि इसके अलग अलग पोर्शन में अलग अलग भाग में, यहाँ पे 3 कॉलम है प्लस में, 4 कॉलम प्लस में, -2 कॉलम है, -1 कॉलम है, तो कुल कितना होगा? तो सबको चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, वो उसके ऊपर नेट आवेश निकल जाएगा। कुल आवेश कितना होगा? या तो प्लस में निकलेगा, नहीं तो माइनस में निकलेगा। क्लियर? ये हो गया आवेश का योगात्मक गुण। अगर हम इसको ऐसे समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे,
कि जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे पॉकेट्स हैं और हर पॉकेट में वो कुछ ना कुछ पैसा कैरी कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके पॉकेट में रुपया है। हम उस व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ भाई कि तुम्हारे पास कुल कितना रुपया है। वो क्या करेगा कि उसके पास जितने पॉकेट हैं वो सारे पॉकेट को देखेगा और हर एक पॉकेट में जितना भी रुपया उस टोटल को ऐड करेगा, जोड़ेगा और जोड़ने के बाद बताएगा कि मेरे पास कुल इतना रुपया है। उसी प्रकार ये हो गया कि अगर हम देखेंगे कि इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश है, कुल कितना आवेश है, हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना प्लस है, कितना माइनस है, सबको चिन्ह के साथ लेके उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो कुल आवेश आ जाएगा। ये होगा आवेश का जो हो गया, ये आवेश का दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा गुण। अब हम लोग देखेंगे आवेश का तीसरा गुण। अब हम लोग देखेंगे आवेश का तीसरा गुण में आता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि हम आवेश को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसका हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही हम इसको नाश कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। फिजिक्स में इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कहीं भी संरक्षण सिद्धांत आ गया, किसी भी चीज का संरक्षण सिद्धांत होगा, चाहे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत हो या आवेश का संरक्षण सिद्धांत हो, किसी भी चीज का संरक्षण सिद्धांत अगर फिजिक्स में आ गया तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम उस चीज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अर्थात ना ही उस चीज का हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका नाश किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश की केस में बात करेंगे तो आवेश का ना ही निर्माण किया जा सकता है और इसको ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसको हम लिख दे रहे स्टेटमेंट को, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नाश किया जा सकता है, या सिर्फ इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया मतलब क्या हो गया कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इस चीज को हम नाश कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना है। हम लोग देखेंगे आवेश का चौथा प्रॉपर्टी। सबसे पहला हम लोग देखे थे आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, फिर देखे थे आवेश का बीजगणितीय योग क्या होता है या आवेश का योगात्मक गुण, फिर जो तीसरा देखे थे आवेश का संरक्षण सिद्धांत देखे थे, ये तीनों को देखे थे। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रॉपर्टी क्या है आवेश का। तो आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, इस स्टेटमेंट को समझेंगे। आवेश द्रव्यमान से जुड़ा होने कहने का मतलब हो गया कि आवेश के पास द्रव्यमान होता है, बिना द्रव्यमान का आवेश संभव ही नहीं है। क्लियर? अगर समझ में, तो जैसे मानते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻³ -31, ये केजी में हो गया।
अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम हो गया। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से 1000 से गुना करना पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना द्रव्यमान होता है। ये चूंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, 10⁻31, इसका मतलब हो गया कि 31 जीरो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, बहुत छोटी क्वांटिटी हो गया ये। लेकिन छोटी है उससे क्या मतलब, द्रव्यमान तो है। वही बोला है कि आवेश जो होता है हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोर्ड पूछा भी है कि जैसे बोला है क्या कि अगर कोई भी वस्तु आवेशित हो रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कोई भी वस्तु आवेशित हो रहा है तो उसके द्रव्यमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने यहाँ पे बोला है आवेशित हो रहा है। आवेशित का मतलब कि हम क्लियर नहीं किए कि प्लस उसके ऊपर धन आवेश आ रहा है या ऋण आवेश आ रहा है, सिर्फ बोले हैं आवेशित हो रहा है। अगर सपोज करते हैं कि जैसे ये कोई भी वस्तु है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक वस्तु आ गया जिसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस आया, सिंगल प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहला वस्तु ए है, इसको बी बोल देते हैं। ए ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया। इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया और ये बी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो अब पता है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 केजी होता है, आवेशित बोला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि हम क्लियर नहीं किए हैं। बिहार बोर्ड जो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर कोई भी वस्तु के ऊपर मान लेते हैं कि धन आवेश आया, धन आवेश आया, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उतना तो कम जाएगा। क्लियर। मतलब कि धन आवेशित कण का क्या होता है कि द्रव्यमान घटता है। अगर कोई वस्तु क्या हो रहा है कि ऋण आवेशित हो रहा है, इसका मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और सिर्फ बोला जाता है आवेशित है, तो इसका मतलब कि उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब क्लियर करेगा वो माइनस है या प्लस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका आंसर अब दे सकते हैं। ये हो गया। अब बोला जाता है कि आवेश केवल दो प्रकार का ही होता है, एक धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया ऋण आवेश, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। इसके अलावा भी तीसरा कोई आवेश संभव ही नहीं है। ठीक है, दो ही प्रकार का। अब यहाँ पे क्या है कि समान प्रकृति के आवेश मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को धकेलेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा वहां पे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम प्लस प्लस लिख दें, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, या फिर यहाँ और क्या पॉसिबल हो सकता है, प्लस हो सकता है, दूसरा माइनस हो सकता है। ये दोनों क्या है, यहाँ भी माइनस है, तो ये ऊपर वाला प्लस प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। और यहाँ पे जो है अपोजिट है, यहाँ पे क्या होगा कि आकर्षण होगा। ठीक है ना, तो नेचर का नियम ही है। विपरीत चीज, अपोजिट जो अपोजिट चीज होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, चाहे वो आवेश के केस में हो या ह्यूमन के केस में हो, सारे के सारे वहां पे नेचर के लॉ होते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है, रिपल्सन होता है, माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। क्लियर, ये आवेश का प्रॉपर्टीज है। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, इतने जो अभी तक में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है, इसके ऊपर कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है, बिहार बोर्ड जो जो पूछा है उसको भी, और जितना पॉसिबल है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।